व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज के इस सेशन में हम लोग जो है एचएस थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 जो कि आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, तो इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट में पूरा कवर करने वाले हैं। इसका पहला जो यूनिट था, यूनिट 1, जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड था, वो मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको। आप जाकर चैनल से वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करेंगे हम लोग आज का ये सेशन। इन सारे सेशंस में, इन सारे वीडियोस में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से जो है एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही सेशन के अंदर जो है आपका पूरा ये चीज़ कवर करवाऊंगा, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको रिवीजन करने में, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि चैप्टर का आउटलाइन क्या है, हमें इसमें किसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मेन जो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इस यूनिट 2 में पढ़ना है, तो काउंसिल ने आपको दिया है यूएन के बारे में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। फिर उसका 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होता है, हम लोग उसको कवर करेंगे। उसके बाद इसके बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होते हैं, उनको हम लोग देखने के बाद जो है लास्ट में हम लोग कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, जैसे कि आपका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहा चैप्टर का आउटलाइन। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से अगर आपको पहले आपको उसका आउटलाइन पता चल जाता है, तो आपके लिए चैप्टर को समझना, उसको जानना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यूएन के बारे में देखेंगे, उसका फंक्शन हम लोग देखेंगे, फिर उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खासकर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है, इन दोनों से ज़्यादा आते हैं यूएन के बारे में, और यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में, वो कब फॉर्म हुए, उनका बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, सब मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। इसके अलावा यूएन एजेंसी से भी क्वेश्चन आते हैं, खासकर उनका हेड क्वार्टर कहाँ है, और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक तो आपको मैं पूरा करवाऊंगा, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं है, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बगैर देरी की। हम लोग सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस की कहानी शुरू होती है कहाँ से? ये वाकया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जब 1914 से 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। इसके बाद जो है पूरा, जो आप देखिएगा यूरोपियन कंट्रीज है, पूरा इसमें डिवास्टेट हो जाते हैं, और पूरा वर्ल्ड जो एक तरीके से वहाँ पर इनस्टेबिलिटी छा जाती है। इसके बाद फॉर्म किया जाता है 1919 में आपका लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस में जो है बहुत सारे मेंबर्स थे। इसके फाउंड करने का मतलब मकसद था कि वर्ल्ड को जो है पीस की तरफ, इंटरनेशनल पीस की तरफ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन लीग ऑफ नेशंस अपना काम करने में फेल हो जाता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है 1939 से फिर से आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जो कि चलता है 1945 तक, और 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। इसके बाद जो आप देखिए, आपको पता है कि 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तरीके से जो है एटम बॉम्ब के अटैक्स हुए। इसके अलावा पूरा यूरोपियन कंट्री जो है वो डिवास्टेट हो गया था, चाहे वो इकोनॉमिकली आप बात करो या फिर पॉलिटिकली। तो जब ये पूरा कंट्री जो है डिवास्टेट हो गए थे, तो यहाँ पर जो है लीग ऑफ नेशंस अपना काम जो है अंजाम नहीं दे पाया था। तब यहाँ पर क्या किया गया था, एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बात करने को बनाने का जो है यहाँ पर प्रपोजल रखा गया था, और वो दिया था, सबसे पहले याद रखिएगा, यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने, ठीक है, रोजवेल्ट ने दिया था। तो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि 1945 में हम लोग फॉर्म करते हैं सबसे पहले यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन था, यानी इससे पहले ये जो यूएनओ आज जो काम करता है, इससे पहले कौन करता था, तो इसका प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा? लीग ऑफ नेशंस। या फिर पूछ सकता है कि एलओएन का सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो वो है यूएन या फिर यूएनओ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये मैंने आपके लिए लाया हुआ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पीस और सिक्योरिटी के लिए जो है यहाँ पर बनाया गया था आपका यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वगैरह भी आती है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये मेन किस चीज़ को डील करते हैं, जैसे कि आपको पता है यूएन किस चीज़ को डील करता है, खासकर पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में। इसी तरह की ऐसे यूएनओ की बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वो किस चीज़ को डील करते हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये। तो ये खासकर आपको हेडक्वार्टर वगैरह जो है थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो जितना जो है आप फैक्ट को याद करो, आपके लिए ये अच्छा है।
इसके अलावा चलिए आ जाते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इट सक्सीडेड द लीग ऑफ नेशंस, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इसने लीग ऑफ नेशन को सक्सीड किया, यानी इससे पहले इसका प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन था, लीग ऑफ नेशंस था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ इट फेल्ड टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ अनदर वर्ल्ड वार। ठीक है, ये अपने काम करने में फेल हो गया, हमें देखने को मिलता है एक और वर्ल्ड वार जो है वो हो जाता है। तो इसलिए जो है आगे फर्दर कोई वर्ल्ड वार ना हो इसलिए यूएनओ को बनाया जाता है 1945 में। तो यूएनओ से रिलेटेड कुछ अहम फैक्ट, पहला तो इस्टेब्लिश कब हुआ यूएनओ 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएसए के न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज मेंबर है, तो 193 कंट्रीज जो यहाँ पर मेंबर है, और लेटेस्ट इसे ज्वाइन किया है साउथ सूडान ने। ठीक है, 2014 में। तो ये इसका 193 मेंबर बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। इसका 193 मेंबर कौन है, साउथ सूडान है, जो कि 2014 में जो है इसका मेंबर बना था। अच्छा, इसके प्रीडिसेसर कौन था, मैंने आपको बताया, देखिए लीग ऑफ नेशंस था। इसका मेन पर्पस क्या है, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। और इसके कितने प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो 6 हम लोग सब देखेंगे, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ भी गया। इसका जो है अब मैंने आपको बताया था कि 6 जो है प्रिंसिपल ऑर्गन से क्या क्या है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोसोक है यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट। ठीक है, यहाँ पर ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है अब इसे सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, इसे 1994 में ही सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ट्रस्ट एरियाज़ को, ट्रस्ट टेरिटरीज को डील करता था। अब आप बोलिएगा ट्रस्ट टेरिटरी क्या होता है, तो ट्रस्ट टेरिटरी एक ऐसा टेरिटरी होता है जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत बैकवर्ड हो। ठीक है, तो ऐसे कंट्री की मदद के लिए जो है यूएनओ बहुत सारे कंट्रीज़ को स्पेसिफाई करता है कि वो उस कंट्री को जो है मदद करे। तो जैसे कि हमें खासकर यूएसए वगैरह, यूके वगैरह को जो है स्पेसिफाई किया जाता है इन कंट्रीज़ की मदद के लिए। लेकिन 1994 में जो है ट्रस्ट टेरिटरीज जो है वो पूरा, मतलब यहाँ से वर्ल्ड में कोई ट्रस्ट टेरिटरी बचा नहीं था, इसलिए इस काउंसिल को यूएनओ ने सस्पेंड कर दिया था। फिर भी अगर आपसे आज भी एग्जाम में आए कि इसके कितने प्रिंसिपल ऑर्गन से, तो आप 6 ही लिखेंगे, ना कि 5। ठीक है, अच्छा, अगर आपको पता है कि आखिरी ट्रस्ट टेरिटरी कौन था तो ज़रूर से कमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं यूएनओ का ऑरिजिन के बारे में। ठीक है, यूएनओ जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे डिक्लेरेशन आए इसके कन्वेंशन से पहले, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक टेबल के फॉर्म में जो है यहाँ पर आपको सब लाकर मैंने दे दिया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है 1941 का अटलांटिक चार्टर। ठीक है, आपको तो एक तो डेट याद रखना और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए एसोसिएटेड विद फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल आपको पता है यूके से बिलोंग करते थे, और फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, और इसने जो है मतलब वही पीसफुल इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए जो एक हम लोग कुछ प्रिंसिपल लाए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लाए। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा यूएनओ का जो मेन इसका हम लोग बोलेंगे ब्रेन चाइल्ड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को। इसके बाद आज ये 1942 में यूएन के द्वारा एक डिक्लेरेशन आता है जिसमें क्या बताया जाता है, ये जो एलिट कंट्रीज हैं फॉर्मली यूज द एक्सप्रेशन यूनाइटेड नेशंस इन द वार टाइम डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो है ये वर्ड यूनाइटेड नेशंस यूज़ किया था इस डिक्लेरेशन में, जो कि 1942 में आया था। इसके बाद आइए 1943 का तेहरान कॉन्फ्रेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, तेहरान कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है आप याद रखिएगा इसमें बहुत सारे लीडर्स थे, खासकर सोवियत यूनियन से, यूके से और यूएसए से, और इन्होंने जो है मिलकर जो एक नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल रखा था। इसके बाद आता है डम्बटन ओक्स कॉन्फ्रेंस 1944 में। इसमें क्या रखा गया था, प्रोपोजल्स फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द फ्यूचर यूएन वर डेवलप्ड। इसमें याद रखिएगा यूएनओ का फंक्शन कैसे होगा, वो कैसे फंक्शन करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये जिस कॉन्फ्रेंस में बताया गया वो था डम्बटन ओक्स कॉन्फ्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको यहाँ पर बॉक्स में बता के दे दिया, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड यूएनओ का जो प्रपोजल था वो किस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिला या फिर कब मिला, तो 1944 में डम्बटन ओक्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। 1945 में फिर एक कॉन्फ्रेंस होता है याल्टा कॉन्फ्रेंस।
ठीक है, इसमें क्या बात की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसर्निंग द प्रोपोज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल वर डिस्कस्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसका प्रपोजल किस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था, तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में 1945 में। और यहीं पर याद रखिएगा जो 1945 में एक और अहम कॉन्फ्रेंस होता है, सेंट फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, और इसी कॉन्फ्रेंस में जो है यूएनओ का चार्टर को जो है साइन किया जाता है, इसको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यूएनओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग यूएन चार्टर कहते हैं। उसी तरीके से एक और बात आपको याद रखना है, जो लीग ऑफ नेशंस का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हम लोग कॉवेनेंट कहते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 24 अक्टूबर 1945 को फाइनली जाकर जो है यूएनओ इस्टेब्लिश होता है, और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर में से एक था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है, 24 अक्टूबर को हम लोग जो है यूनाइटेड नेशंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, तो ये इस तरीके से जो आपके लिए इजी, मतलब यहाँ पर आपके लिए एक रिवीजन के तौर पर कि कौन कॉन्फ्रेंस कब आया, किसके बाद कौन आया। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो मैंने आपको समझाया वहीं पर या मैंने आपको करेक्ट करके दे दिया। अब आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि एम्स क्या थे और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे यूएनओ के फाउंडेशन के पीछे। सबसे पहला एम था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, उसको जो है डेवलप करना। यहाँ पर आपको पता है कि अभी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है और बहुत सारे कंट्रीज डिवास्टेट हो चुके हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वहाँ पर मेंटेन करना, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, इसका पहला ऑब्जेक्टिव था यूएनओ का। इसके बाद फ्रेंडली रिलेशंस, मतलब जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनली जो है आपस में जो है फ्रेंड के तौर पर रहें, उनके दरमियान कोऑपरेशन हो, पीसफुल रिलेशंस हो, इस चीज़ को प्रमोट करना। तीसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अगेन वही चीज़ कि लोग जो है इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, कल्चर के फील्ड में जो है कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, यहाँ पर लोगों को बोलने का मतलब है कंट्रीज़। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर आपको पता है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी आता है 10 दिसंबर 1948 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 10 दिसंबर 1948 को यूएन के जनरल असेंबली के द्वारा आता है ह्यूमन राइट्स डे का जो है ये डिक्लेरेशन। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ वॉर, अब कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, इस चीज़ को जो है हम लोग क्या करें, इंश्योर करें। और डेवलपमेंट, साथ ही साथ जो है हम लोग बहुत सारे फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, साइंस की फील्ड में, कल्चर की फील्ड में क्या करें, कंट्रीज़ को डेवलप करवाएं। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स और एम्स के साथ जो है यहाँ पर फाउंड किया गया था यूएनओ को। अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स है जिसको यूएनओ फॉलो करता है। कौन कौन से प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ टर्म्स भी है जिनको आपको याद रखना है। पहला तो देखिए यूएन चार्टर में जो है हमें बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, जो कि कहा गया था कि इसके मेंबर स्टेट्स को ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, इसको अडॉप्ट करना है। सबसे पहला सॉवरेन इक्वालिटी। यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछता है कि यूएनओ क्या एक सॉवरेन बॉडी है या फिर नहीं, तो याद रखिएगा यूएनओ कोई सॉवरेन बॉडी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जो मेंबर्स है वो सॉवरेन है। इसमें जितने भी मेंबर स्टेट्स है, आपको पता है ना 193 मेंबर स्टेट्स है, सब सॉवरेन है। यानी कोई भी एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में या फिर एक्सटर्नल मैटर्स में कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। सब अपने अपने इंटरनल मैटर हो या फिर फॉरेन पॉलिसी हो, उसको खुद से डिज़ाइन करेंगे, खुद से फ्रेम करेंगे। यही बात करते हैं सॉवरेन इक्वालिटी की, सब मेंबर्स जो इक्वल है और सॉवरेन है। पीसफुल सेटलमेंट की, अगर कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको जो है पीसफुल तरीके से जो हम लोग क्या करें, उसको सेटल करें, डिस्प्यूट को ज़्यादा बढ़ने ना दें। कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड है ना, ये पूरा वर्ल्ड है जैसे कि, और यहाँ पर आपको पता है इंडिया है, और यहाँ पर है पाकिस्तान, और यहाँ पर आपको पता है यूएसए है। ठीक है, ये यूएसए। अगर मान लीजिए कल को क्या होता है कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ठीक है, पाकिस्तान जो यूएस पर अटैक करता है, ठीक है, तो इसके रिलेशन में सिर्फ यूएस जो अपनी सिक्योरिटी के लिए इस पर तो अटैक करेगा ही, पाकिस्तान पर तो अटैक करेगा ही, साथ ही साथ और जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएनओ के, वो मिलकर यूएसए की सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान को वही समझाएंगे, उसे बताएंगे, अगर नहीं बात चला तो उस पर अटैक करेंगे। यही होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब प्रिंसिपल्स। वैसे हम लोग जानते हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता कि पाकिस्तान जो है यूएस पर अटैक कर सके, लेकिन खैर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है। अगर किसी मेंबर स्टेट को कोई दूसरा मेंबर स्टेट जो है धमकाता है, डराता है,
तो उसके सिक्योरिटी के लिए बाकी मेंबर स्टेट्स भी उसके तरफ उसके साइड आएंगे। ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसके बाद आता है अवॉइडेंस ऑफ फोर्स, यानी जो है हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग नेगोशिएशन करें, ठीक है ना, मतलब बातचीत करें आपस में, फोर्स का इस्तेमाल, फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल ना करें। वही चीज़ मैंने आपको बोला कि उस पर अटैक करने से पहले उसे समझाया जाए, बताया जाए कि ये चीज़ जो है आप इसको बंद कर दीजिए, इसको रोक दीजिए। गुड फेथ, ठीक है ना, उनको अपना जो है एम, अपना जो भी ऑब्लिगेशन है वो उसको जो है ऑनेस्ट रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे। असिस्टेंस टू द यूएन, अगर यूएन जो है, यूएन को किसी चीज़ में मदद चाहिए तो वो उसको क्या करेंगे, मदद भी भेजेंगे। तो ये सारा चीज़ है यूएनओ का प्रिंसिपल्स। और लास्ट प्रिंसिपल है नॉन इंटरवेंशन। याद रखिएगा यूएनओ के टोटल जो है 7 प्रिंसिपल्स हैं। ये आपसे पूछ भी सकते हैं एमसीक्यू में, यूएनओ के टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं, तो 7 प्रिंसिपल है। नॉन इंटरवेंशन में क्या है, वही एक मेंबर स्टेट किसी दूसरे मेंबर स्टेट के इंटरनल मैटर्स में, उसके इंटरनल ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये होता है आपका इंटरनल मतलब नॉन इंटरवेंशन। अब यहाँ पर आ जाइए, यूएनओ का पहला प्रिंसिपल ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो याद रखिएगा, इसको हम लोग वर्ल्ड फोरम भी बोलते हैं, WF वर्ल्ड फोरम। इसको टाउन मीटिंग हॉल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे इसके नाम है जनरल असेंबली के। इसमें टोटल कितने मेंबर है, 193 मेंबर स्टेट्स है। ये सारे जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर, और हर एक के पास एक वोट है, ठीक है, हर एक कंट्री के पास एक वोट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आता है ये कभी कभी। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछता है कि इसका मीटिंग कब होता है, ये लोग कब मिलते हैं, तो याद रखिए ये लोग एनुअली मिलते हैं, यानी साल में एक बार। कब, सितंबर के महीने में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मंथ का भी क्वेश्चन मैंने खासकर आपके तो इंग्लिश वगैरह सेट में नहीं, लेकिन बंगाली सेट में बहुत देखा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सितंबर के महीने में जो ये लोग आपस में मिलते हैं, यहाँ पर जो है मीटिंग होता है। अब यहाँ पर देखिए ये एक डेलिबरेटिव और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, यानी जितने भी कंट्रीज है वो अपने डेलीगेट्स को यहाँ पर भेजते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है नेगोशिएशन वगैरह ये सब जो है काम चलते रहता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे मेजर कमिटीज़ है जो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कमेटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी एंड लीगल कमेटी, ठीक है। वैसे इस पर क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन एमसीक्यू जैसे कि तो आ भी सकता है कि कौन कमेटी जो है किसके अंदर है। तो याद रखिए ये सारे कमिटीज़ जो है वो किसके अंदर है, जनरल असेंबली के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे को लेकर जो ये फंक्शन करता है, इसका बहुत सारा फंक्शन है, फाइनेंशियल, इलेक्टिव, अमेंडमेंट, पॉलिटिकल, क्या क्या। सबसे पहला डेलिबरेटिव। डेलिबरेटिव मैंने आपको बता दिया, सारे मेंबर स्टेट एक जगह होंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर, इंटरनेशनल पीस पर क्या क्या रिजोल्यूशन अपनाने हैं, उसके लिए जो है ये लोग क्या करते हैं, आपस में डिलिब्रेशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर जो है 3 नवंबर, यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं कि 3 नवंबर 1950 को जनरल असेंबली में ही जो है एक रिजोल्यूशन अपनाया गया था, UPR, ठीक है, यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन। तो ये कहाँ अपनाया था, जनरल असेंबली में अपनाया गया था, जो कि इसका क्या कौन सा फंक्शन था, डिलिबरेटिव फंक्शन था। तो यहाँ मैंने एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद क्वासी लेजिस्लेटिव है। क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लॉ पर या फिर जितने भी कन्वेंशन, जैसे कि आपको पता है ना कि ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो आया तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो सब किसने बनाए, इसी जनरल असेंबली ने बनाया। तो ये क्वासी लेजिस्लेटिव भी है। क्वासी का मतलब होता है मतलब पार्टली, ठीक है ना, मतलब फुल्ली नहीं, पार्टली। सुपरविजरी, अच्छा सुपरविजरी का मतलब क्या है कि यूएन के बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो चलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसको कौन देखता है, कौन सुपरवाइज करता है, तो जनरल असेंबली सुपरवाइज करता है। इसके अलावा इसका एक फाइनेंशियल फंक्शन भी है। फाइनेंशियल फंक्शन क्या है कि यूएन के बजट को क्या करता है, अप्रूव करता है, उसको अप्रूवल देता है। अच्छा, इलेक्टिव फंक्शन। इलेक्टिव फंक्शन क्या है कि आप देखिए तो यूएनओ के बहुत सारे ऑर्गन से, ऑफिसर से अगर उनका अपॉइंटमेंट करना हो, उनका इलेक्शन करना हो, तो इसके मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, 193 मेंबर्स। अमेंडमेंट, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएन का जो चार्टर है, यानी यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेंड करने का पावर सिर्फ 2 ऑर्गन के हाथ में, एक जनरल असेंबली और एक सिक्योरिटी काउंसिल। और लास्ट में पॉलिटिकल का मतलब वही मकसद है कि इंटरनेशनल इशू होता है तो उस पर फोरम बुलाया जाता है, मीटिंग बुलाया जाता है, और यहाँ पर ये लोग जो है डिस्कस करते हैं।
इसके बाद देख सकते हैं आप लोग, हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर वही है यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूपीआर बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसका एक डिलिबरेटिव फंक्शन था ये। अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको याद रखना है कि मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई काउंसिल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई काउंसिल है यूएन का, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें 15 ही मेंबर्स होते हैं, लेकिन इसके जो 5 मेंबर्स होते हैं ना, जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं P5 नेशंस। याद रखिएगा, P5 नेशंस आपसे पूछ सकता है किससे एसोसिएटेड है, तो सिक्योरिटी काउंसिल से। जो इसके 5 मेंबर्स है जिनको वीटो पावर हासिल है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं P5 नेशंस, ठीक है ना, जिनमें कौन है, USA, UK, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। तो इसके परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, 5 है। टोटल मेंबर्स 15 है, मैंने आपको बता दिया। और बाकी जो 10 मेंबर है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। याद रखिएगा, इनका टेन्योर होता है 2 सालों का। हर 2 साल में जो है ये दोबारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसके जरिए इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म्स, ठीक है। तो ये खासकर ये याद रखिएगा आप, जो ये P5 नेशंस है, ठीक है। यहाँ पर P5 नेशन का नाम दिया USA, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया कि परमानेंट मेंबर्स को पावर हासिल है वीटो पावर का, ठीक है। ये जो परमानेंट मेंबर्स है ये पोजेस करते हैं वीटो पावर। अब वीटो क्या होता है, अब वीटो ये होता है कि मान लीजिए कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि कोई रिजोल्यूशन पास होने वाला हो, लेकिन अगर ये लोग चाहें तो उस पर वीटो लगा सकते हैं। वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो का मतलब होता है नेगेटिव वोट। नेगेटिव वोट मतलब अगर कोई डिसीजन पास होने वाला रहेगा, अगर ये लोग वीटो लगा देंगे तो वो डिसीजन पास नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वोट कास्ट करना। तो ये किनको हासिल है, परमानेंट मेंबर्स को हासिल है। तो इंडिया जो है अभी इसी के रेस में है कि उसको जो है क्या करना है, हम लोगों को भी परमानेंट मेंबर बनना है यूएन का, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, जो है इसका बहुत सारा पर्पस है, ठीक है ना। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी आप देखिए, तो इसका बहुत सारा पर्पस क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी टूल इन्वेस्टिगेशन करता है। कॉन्सिलिएशन का मतलब वही होता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, पीसफुल सेटलमेंट से। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी भी अपनाता है, मतलब डिप्लोमेटिक मेजर्स टू स्टॉप डिस्प्यूट्स फ्रॉम एस्केलेटिंग। डिस्प्यूट शुरू होने से पहले ही उसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना। बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाता है बहुत सारे कंट्रीज़ के ट्रेड और इकोनॉमीज़ पर। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान अगर यूएस पर अटैक करता है और यूएन के समझाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं मानता है, अटैक करते ही रहता है, तो यूएन जो है उसका ट्रेड एक्टिविटी को, वो अगर कोई आर्म्स वगैरह सप्लाई कर रहा है तो उस पर क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। बाकी कंट्रीज़ को बोल सकता है कि आप लोग इनसे कोई ट्रेड, कोई भी इंपोर्ट, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करिएगा। तो ये इन पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, सैंक्शंस लगाता है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी मैंने वही बता दिया कि अगर यूएस फेस कर रहा है कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी वॉर, तो सारे मेंबर स्टेट क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, उसकी मदद करेंगे यूएनओ के ऑर्डर पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन। देखिए, इस वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। ये किस पर फोकस करता है, नाम में ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, खासकर इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट पर, ठीक है, ये इसका फोकस होता है। अब इसमें याद रखना है कि इसमें 54 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। अब आपसे एक चीज़ याद रखना है कि इसके हर 1/3 मेंबर जो होते हैं ना, 1/3 मेंबर वो हर साल क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। हर साल 18 मेंबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए जो है, कुछ रीजन्स के लिए स्पेसिफिक जो है यहाँ पर जो है बनाया गया था रीजनल कमीशन। रीजनल कमीशन इसी के अंडर आता है। कल को आपसे ये दे दे ESCWA, ये किससे एसोसिएटेड है, ऑप्शन में दे देगा जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो याद रखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया में जो है, मतलब अब कोई रीजन जो है कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसके लिए जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है खुद के अंदर एक कमीशन बैठा देता है, रीजनल कमीशन, जो कि उस रीजन को बस डील करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रीजनल कमीशन, ठीक है। तो ये देखिए किस रीजन के लिए, यहाँ पर आप लोग थोड़ा इसे मतलब पढ़ लीजिएगा। बेसिकली वही है, ES का मतलब वही है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक, फॉर यूरोप, फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, फॉर वेस्टर्न एशिया एंड फॉर अफ्रीका। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है टेबल बनाकर जो है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर लेंगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। इसके बाद आइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपसे पूछता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड्स के द हेग में इसका हेड क्वार्टर है। इसमें टोटल कितने जजेस है, 15 जजेस हैं, और इनका टेन्योर होता है 9 सालों का,
और इसका नेचर कैसा है, तो यह देखिए प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, ये पूछ सकता है विच इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। अब देखिए इसके बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है उसका एक तरीके से आप पावर एंड फंक्शन भी समझ सकते हैं। एक कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन होता है जिसमें लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है, कोई कोर्ट के बीच में हो, बहुत सारे टेरिटरी के बीच में हो, बाउंड्रीज के बीच में, अगर कंट्रीज के बाउंड्रीज के बीच अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसको किस चीज़ में देखा जाएगा, तो कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन में। खासकर लीगल डिस्प्यूट्स को यहाँ पर सेटल किया जाता है। एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब ये यूएन के बहुत सारे एजेंसीज और ऑर्गन को एडवाइज करता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आए भी नहीं है और ना ही आएंगे। खासकर आपसे पूछता है कि इसके टोटल कितने ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, तो बस ये आपको इसके ज्यूरिसडिक्शन को याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपके लिए नोट करके लिख दिया यहाँ पर कि आईसीजे जो है वो सिर्फ स्टेट्स को यानी कंट्रीज़ को डील करता है, ना कि उनके अंदर क्रिमिनल या सिविल केस जो होते हैं उसको तो वहाँ की कंट्री के जो कोर्ट्स हैं, या खासकर सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, वो लोग डील करेंगे, ना कि यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मुद्दा लेकर जाया जाएगा, ठीक है। तो ये खासकर एसर्शन रीजन वगैरह में ऐसे करके पूछ सकता है आपसे। उसके बाद आ जाइए सेक्रेटेरिएट, बहुत ही अहम ऑर्गन है ये सेक्रेटेरिएट। खासकर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल वर्क जो है यूएनओ का वो इसके अंडर होता है। इसको कौन हेड करता है, तो सेक्रेटरी जनरल। अभी आपको पता है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस थे, और एंटोनियो गुटेरेस अभी भी हैं, और कहाँ से हैं, तो याद रखिएगा पोर्तुगाल से हैं। और एक और चीज़ पूछता है कि इसका पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, ठीक है। ये सब कुछ फैक्ट जो आपसे पूछे जाते हैं, तो वो थे ट्राइब ली। कहाँ के थे ये याद रखिएगा, नॉर्वे के थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का, डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग ऑर्गन्स में जो भी डिबेट्स चलेंगे, जो भी फोरम चलेगा, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, यूएन के ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस को बुलाना, उन्हें सपोर्ट करना, इम्प्लीमेंट करवाना यूएन के प्रोग्राम्स को और उनके डिसीजंस को, और वही रिकॉर्ड रखना, उसको डॉक्यूमेंट करवाना। ये सब जो है सेक्रेटेरिएट के अहम फंक्शंस हैं। अब आ जाइए सेक्रेटरी जनरल के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल के बारे में आपको ये पढ़ना है कि सेक्रेटरी जनरल इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। तो इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है सेक्रेटेरिएट का या फिर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। बट द ऑफिस ऑल्सो हैज़ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिएगा, सेक्रेटरी जनरल को बुलाया जाता है मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द प्लानट, ठीक है ये। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसको मतलब कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो याद रखिएगा इसको रिकमेंड करते हैं खासकर सिक्योरिटी काउंसिल, और जनरल असेंबली इसको क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो इसके अपॉइंटमेंट में जो है दोनों का रोल है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, जो भी P5 नेशंस मैंने आपको बताया थे ना, USA, UK, चाइना, रसिया, फ्रांस, इनमें से कभी भी कोई सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट नहीं हो सकता, ये यूएनओ का रूल है, ठीक है। तो आज तक आप जितने भी यूएन के सेक्रेटरी जनरल है उनका अगर आप लिस्ट देखिएगा कभी, तो देखिएगा उनमें से एक भी ना आपको यूएसए से दिखेगा, ना यूके से दिखेगा, ना फ्रांस। अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी जो एंटोनियो गुटेरेस भी हैं, तो वो भी कहाँ के हैं, वो पोर्तुगाल के हैं, ठीक है। चलिए, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट को जो है मैंने यहाँ पर ऐसे कॉलम के तौर पर आपके लिए बना के लिख दिया। पहला अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो मैंने आपको बता दिया अपॉइंटमेंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, किसके रिकमेंडेशन पर, सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर। इनका पॉलिटिकल रोल क्या है, बहुत सारे मैटर्स को जो कि इंटरनल पीस को थ्रेट कर रहे हैं, उनके लिए खतरा है, उसको किस में लाना, सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करना। डिप्लोमेटिक रोल क्या है कि डिप्लोमेसी को जो है मेंटेन करना, मेडिटेशन एंड नेगोशिएशन, इन सब का काम करना। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या, वही जितने भी यूएन के एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्रेटेरिएट है, उसको सुपरवाइज करना, उसकी निगरानी रखना। फाइनेंशियल रोल क्या है, वही पार्टिसिपेट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ यूएन फाइनेंसेस, और इंटरनेशनल रिप्रेजेंट भी ये करते हैं। ये सारे कुछ फंक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए सेक्रेटरी जनरल के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल वाज ट्राइब लाई, यू टांट सर्व फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स। आपसे पूछ सकता है कि यूएन के किस सेक्रेटरी जनरल का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था, तो यू टांट का था। पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, ट्राइब ली थे। अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल है, जो कि 2017 में बने थे, और अभी भी 2026 में भी अभी भी जो है ये अपने ऑफिस को कैरी कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए,
अब इसके बाद जो है बहुत सारे यूएन के फंड्स, प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनको हमें देखना है। तो कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी यहाँ पर मैंने आपको दे दिया। यूनाइसेफ है, इसका फुल फॉर्म जो है, अच्छा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो है इसके अहम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। और ये चीज़ तो याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स वही 6 है, बाकी इसके कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और स्पेशलाइज्ड का मतलब वो क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में जो है डेवलपमेंट करना हो, वेलफेयर का काम अंजाम देना हो, तो इसके लिए यूएनओ ने जो है बहुत सारे साल में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिए यूनाइसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, पहले इमरजेंसी फंड था, अभी जो इसे सिर्फ चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्राइमरी किस चीज़ को डील करता है, तो चिल्ड्रंस के वेलफेयर को और डेवलपमेंट को। बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है, ऑर्डर पास करता है, इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये सारे काम करता है। इसके फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहला तो चाइल्ड प्रोटेक्शन, मतलब चाइल्ड का न्यूट्रिशन अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा भी है, एजुकेशन अच्छा हो, इन सब चीज़ों को जो है इंश्योर करता है। इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, अगर किसी कंट्री में वार हो गए, डिजास्टर हो गए, या फिर ह्यूमन राइट्स को अगर थ्रेट पहुँचा, वहाँ पर जो है ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कौन, यूनाइसेफ। इम्यूनाइजेशन भी होता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वैक्सीन वगैरह का प्रोटोकॉल, खासकर अभी जो आपको पता है ना कोविड-19 आया था 2020 में, तो ये वाला फंक्शन बहुत ज़्यादा इसका था। वाटर एंड सैनिटेशन, इन सब को भी मेंटेन करना, इंश्योर करना, ये इसका अहम फंक्शन है यूनाइसेफ का। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा यूनाइसेफ वॉज क्रिएटेड इन 1946 एज एन इमरजेंसी फंड। देखिए मैंने बताया ना, पहले इसका फुल फॉर्म था इमरजेंसी फंड, उसमें शामिल था। ठीक है, अभी बाद में उसको इमरजेंसी हटा के सिर्फ चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया है, और इसका काम बस सौंप दिया गया कि चिल्ड्रन के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए इसको क्या करना है, काम करना है। कब, तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखिए यहाँ पर इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मतलब जो इसका मेन पॉलिटिकल मैटर्स, इसका फंक्शन को देखता है। तो इसमें कितने मेंबर्स है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। 36 मेंबर्स है इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। ठीक है, और आपको पता है कि इंडिया में भी यूनाइसेफ ने, इसके मेंबर्स ने बहुत सारे जो है अहम रोल प्ले किए हैं। इसके बाद जो है यूनाइसेफ में और कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनेस्को के बारे में। देखिए वहाँ पर एक और चीज़ आपको मैंने बताया था, ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल ये नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ट्रस्ट एरिया, जैसे कि 1994 में जो लास्ट ट्रस्ट एरिया बचा था, उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया था, तो वो अब नहीं आया था। इसके बाद आ जाइए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या, जो इसके फुल फॉर्म में एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड जो है डेवलपमेंट करवाना, वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनली इन चीज़ों को कंट्रीज़ के दरमियान कोऑपरेट करवाना, इसके डेवलपमेंट के लिए काम अंजाम देना, ये सब जो है यूनेस्को का काम है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फ्रांस के पेरिस में है। और इसका मेन जो ये किस चीज़ को डील करता है, तो वो एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर को। और इसका भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और मेजर थीम क्या है, वही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, कल्चर को ऑपरेट किया जाए, हेरिटेज को कंजर्व किया जाए। हेरिटेज का मतलब होता है किसी भी कंट्री का जो विरासत होता है, जो मैं बोलूँ कि वहाँ का अहम कल्चरल हिस्सा होता है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक कोऑपरेशन करना, और सबको जो है इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो, इस चीज़ को इंश्योर बनाता है। तो क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कल्चर डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे क्लास होते हैं, तो हर क्लास, हर सेक्शन तक, हर स्टूडेंट्स तक जो है एजुकेशन पहुँचे, इंफॉर्मेशन पहुँचे, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन। हेरिटेज कंजर्वेशन भी मैंने आपको बता दिया कि कल्चर से रिलेटेड, नेचुरल हेरिटेज से रिलेटेड कुछ भी पार्ट्स हो, कुछ भी आर्टिफैक्ट्स हो, उनको क्या करना, कंजर्व करना, और साइंस के फील्ड में जो है डेवलपमेंट का काम अंजाम देना। इसके बाद आज ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को डील करता है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखिएगा। इसके भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 34 मेंबर्स हैं। तो इसका मेन काम क्या है कि हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। हेल्थ स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए किसी कंट्री का, उस चीज़ को डिटरमाइन करना, डिजीज से प्रिवेंट करवाना, मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट्स में जो है बेहतरी लाना, हेल्थ वर्कफोर्स जो है इसको प्रमोट करना,
और हेल्थ कैंपेन्स चलाना वर्ल्ड के अलग अलग टेरिटरीज़ में, और हेल्थ इंफॉर्मेशन भी, अवेयरनेस भी प्रोवाइड करना। तो ये WHO का काम है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है, इसका हम लोग देखें तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन क्या था, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944। याद रखिएगा 1944 में जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसके ज़रिए जो है ये IMF और वर्ल्ड बैंक बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे कभी पूछ सकता है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का रिलेशन किसके साथ है, तो IMF के साथ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC, जो कि USA में पड़ता है, और इसमें 191 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और ये याद रखिएगा, इसका जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। यहाँ पर अगेन देखिए, यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स जो मैंने आपको बताया था, जो कनेक्शन था उसमें IMF एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सॉस में जिसको हम लोग IBRD बोलते हैं, इसका जो है फाउंडेशन रखा गया था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के जरिए। और इसको कॉमनली, इन दोनों को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, IMF हो गया या फिर IBRD हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि IMF का मेन काम क्या है। तो IMF का काम है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट करवाना, पॉलिसी को इम्प्रूव करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो कि IMF ने हमें प्रोवाइड किया था। 1991 की बात है, जब आपको पता है कि हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे। क्या हुआ था कि 1991 में जो है इंडिया के पास महज 2 हफ्तों का, 2 वीक का फॉरेक्स बचा था। फॉरेक्स, जिनका इकोनॉमिक्स से उनको पता होना चाहिए, जिनका नहीं है उन्हें मैं समझा दे रहा हूँ, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी जो हम लोग बाहर कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उनको हम लोग डॉलर्स में पे करते हैं, उनके अलग अलग करेंसी में पे करते हैं। तो हमारे पास महज 2 वीक का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था। मतलब अब हम लोग जो है सिर्फ 2 हफ्तों का जो है लेन देन कर सकते थे। उसके बाद जो है हम लोग पूरा यहाँ तक कि हमें बैंकरप्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उस वक्त जो है IMF से हमने एडवाइस लिया था, IMF ने हमें असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। तो आपको आई होप के समझ में आया होगा। तब हमने जाकर यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सारी पॉलिसी हमने बनाई थी। इसके बाद एडवाइजरी रोल है। एडवाइजरी रोल का मतलब क्या होता है, वही हमें एडवाइस देता है, जैसे कि इसने हमें दिया था। रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस करना, बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो ये बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करवाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जो करेंसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, शॉर्ट में SDR, जो कि ये इशू करता है इसके रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ। अब वर्ल्ड बैंक मैंने आपको पहले ही बता दिया गया कि ये भी अगर आप देखिएगा तो ओरिजिनली इसको इस्टेब्लिश किया गया था कैसे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए द इंस्टीट्यूशन ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड वाज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट whose अर्ली पर्पस इंक्लूडेड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। देखिए सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, एंड लेटर डेवलप्ड असिस्टेंस। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ये भी किसका जो है इमर्ज किया, तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम से ये भी इमर्ज किया। तो ये आप याद रखिएगा खासकर। इसके बाद देखिए बहुत सारा फुल फॉर्म है यहाँ पर। मेन जो यहाँ पर देखिएगा अगर आप, तो बहुत सारे कंट्रीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है वो मेजरली 5 उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं। एक तो आपका IBRD, जो कि मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अगर वर्ल्ड बैंक का कोई ऑर्गेनाइजेशन बना था तो वो IBRD था, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था। इसके बाद देखिए अलग अलग फुल फॉर्म है इनका फंक्शन में, खासकर आपको फुल फॉर्म याद रखना। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, MIGM मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बारे जी आपको पता है, इसके अभी हमने देखा था कि इसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, एग्जीक्यूटिव जो भी इसका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोलते हैं। इसका काम क्या है, वही फाइनेंस को डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करना, पॉवर्टी को कम करना, पॉवर्टी से रिलेटेड ये बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह भी देता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इकोनॉमिक रिसर्च को प्रमोट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कंडीशन जो है उसको सपोर्ट करना, उसको बेहतर करना, और इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में जो है फेयर ट्रेड हो उस चीज़ को जो है इंश्योर करना। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं।
और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपके लिए कंपैरिजन ला दिया है। यहाँ पर जो स्पेशलाइज एजेंसी का पार्ट जो है वो हमने खत्म कर दिया है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी मैंने आपको बता दिया है यूएन के कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे। अब यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि यूएनओ जो था वो उसका मेन फंक्शन क्या है, पीस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा है न्यूयॉर्क में। जनरल असेंबली का अगेन मैंने आपको बताया था कि इसका काम क्या है, डेलिब्रेशन करना, रिप्रेजेंटेशन जो है ये इंश्योर करवाता है सारे कंट्रीज का, ये भी न्यूयॉर्क में इसका भी हेडक्वार्टर। सिक्योरिटी काउंसिल का भी हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछे यूएनओ का वो ऑर्गन का नाम बताओ जो कि उसका मेन कोर फंक्शन से रिलेटेड है, यानी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की से रिलेटेड है, तो वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। इसके अलावा इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स को देखता है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। आईसीजे आपको पता है इंटरनेशनल जस्टिस को प्रोवाइड करता है द हेग में। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट मेन यूएनओ का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ये भी न्यूयॉर्क में है। यूनाइसेफ, अब यहाँ से देखिए आपके जो है प्रिंसिपल और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो है यहाँ से शुरू हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है बहुत सारे नंबर और फैक्ट भी मैंने आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर उसके कितने मेंबर्स है, इनका कितना टेन्योर है, वो सब आपको दिख जाएगा यहाँ पर। और खासकर हेडक्वार्टर भी यहाँ पर दिख जाएगा। और इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह भी हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो ये रहा जो है आज का हमारा ये सेशन, और यहाँ ये सेशन जो है आपका वाइंड अप होता है। तो आप चाहें तो ये मैंने आपको जो है बीच बीच में मैंने नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा दिया, बस यहाँ पर मैंने कंपाइल कर दिया एक टेबल में, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है बीच बीच में ले सकते हैं, जो आपको नहीं मालूम है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मालूम ही होगा सब, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भी सोचता हूँ कि आपके बुक में नहीं दी हुई हैं, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लाकर आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जरूर से आप लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि उनका भी रिवीजन हो सके, उनका भी बेनिफिट जो है उनको भी मिल सके, ठीक है। और आप अगला सेशन किस चीज़ पर चाहते हैं ये भी चीज़ जरूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से हार्डवर्क करें। थैंक यू सो मच।